नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 13 मई के सवाल से। ठीक है, तो सवाल था हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस संस्था के कार्यक्रम में किया। चार विकल्प दिए थे इसमें: ईशा फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन या फिर पतंजलि योगपीठ। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 10 मई को बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित स्थान पर जो कि ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। और यह कार्यक्रम जो कि संस्था की 45वीं वर्षगांठ थी, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। शुरू करते हैं आज के सवाल से। अब तो आज का सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस पूर्व राष्ट्रपति को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चार विकल्प दिए हैं इसमें: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर ज्ञानी जैल सिंह को या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ से फखरुद्दीन अली अहमद को। ये 13 मई को जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कहाँ दिया गया, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और ये खास बात है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 5वें राष्ट्रपति थे, 1974 से 1977 तक ये राष्ट्रपति का पद संभाला इन्होंने। वहीं ये एक स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर हुए 1998 के ऐतिहासिक परमाणु की परीक्षणों को याद किया। चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पोखरण। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 1998 में जो राजस्थान के पोखरण में किए गए भारत के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों को याद किया। 11 मई 1998 को जो कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके बाद कई देशों ने भारत पर दबाव बनाया। इसके बावजूद भी भारत अपने निर्णय पर अडिग रहा और दुनिया को अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। इन परीक्षणों ने जो कि दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और मजबूत इच्छा शक्ति का भी परिचय कराया। वहीं यह भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करने वाला जो कि एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है। याद रखेंगे 1998 में राजस्थान के पोखरण में जो कि किए गए भारत के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण को याद किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए राष्ट्रीय क्विज किस पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई। चार विकल्प है: डिजिटल इंडिया पोर्टल, मेरा युवा भारत पोर्टल, भारत स्काउट पोर्टल या फिर युवा शक्ति पोर्टल। सही विकल्प हो जाएगा मेरा युवा भारत पोर्टल। क्योंकि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से ये विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के लिए जो कि राष्ट्रीय क्विज शुरू की। और यह क्विज मेरा युवा भारत पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को सीमावर्ती गांवों के विकास, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना। वही यह कार्यक्रम जो कि विशेष रूप से अगर देखें तो लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी केंद्रित है। और चयनित युवा स्वयं सेवक सीमावर्ती गांवों में स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक गतिविधियां, करियर परामर्श, पर्यावरण जागरूकता एवं विकास कार्यों में भी भाग लेंगे। और विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र विकास पहल है, जिसका उद्देश्य कि देश की सीमा से लगे
गांवों को सामाजिक आर्थिक एवं रणनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। चार विकल्प है, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मतलब नालसा। ये यहाँ से सही विकल्प हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 2026 फ्रेंच ग्राफी का खिताब किसने जीता है। चार विकल्प दिए इसमें, मार्को बेजेची, जॉर्ज मार्टिन, ए ओगुरा या फिर मैक्स वर्स्टापन। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से अगर देखें तो जॉर्ज मार्टिन, और ये है जॉर्ज मार्टिन जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये 10 मई को इन्होंने, जो कि फ्रांस के ले मेंस में आयोजित 2026 फ्रेंच जो कि ग्रावी मोटो जीपी रेस में अप्रिलिया रेसिंग, कौन से अप्रिलिया रेसिंग की जॉर्ज मार्टिन ने जीत हासिल की जिनमें, और यह जीत जो कि यह उनकी 588 दिनों बाद पहली ग्रैंड प्रिक्स जीतती थी। वहीं इस रेस में उनकी दूसरे स्थान पर अगर देखें तो मार्को बेजेची को मिला, और तीसरा स्थान जो कि जापान के ए ओगुरा ने प्राप्त किया। पहले स्थान पर ये और दूसरे में मार्को बेजेची, और तीसरे स्थान पर है ए ओगुरा। इस जीत के साथ जो कि अप्रिलिया रेसिंग ने पोडियम के शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर जो कि शानदार प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2025 में कितने गीगावाट के पार पहुंच गई है। चार विकल्प है, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट, 150 गीगावाट या फिर 200 गीगावाट। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 150 गीगावाट। इसकी रिपोर्टों के अनुसार जो कि भारत ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर नई और ऊर्जा क्षमता स्थापित की, जिसमें इस उपलब्धि के साथ देश की कुल स्थापित और ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक हो गई है। 2025 में अगर देखें तो 36.6 गीगावाट से लगभग 44 गीगावाट तक नई और जो कि नई सौर क्षमता जोड़ी गई, जो 2024 की तुलना में 40% से अधिक वृद्धि दर्शाती है। वहीं इस वृद्धि में अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और साथ ही जो कि पीएम सूर्य घर योजना और अन्य सरकारी पहलों ने सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर आईएसओ उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया। तो चार विकल्प है, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु में। तो ये किया गया है दिल्ली के, जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से नई दिल्ली। और ये अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर जो कि आईएसओ उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, और यह पहली बार था जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की है। वहीं इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने, जैसे 13 देशों के 131 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। बैठक में अंतरिक्ष मलबे को कम करने, मिशन सुरक्षा, अंतर संचालनीयता तथा अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। और यह आयोजन अगर देखें तो वैश्विक अंतरिक्ष मानकों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और अंतरिक्ष तकनीक में उसकी मजबूत उपस्थिति को बताती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेघालय की पहली एरी रेशम धागा इकाई का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो चार विकल्प हैं, पूर्वी खासी हिल्स में, पश्चिम गारो हिल्स में, रिभोई में या फिर तुरा में। सही विकल्प होगा रिभोई, क्योंकि हाल ही की बात है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रिभोई जिले के भोई रिम्बोग में राज्य की पहली एरी रेशम धागा का इकाई का उद्घाटन किया है, और यह पहल जो कि प्राइम मेघालय योजना के तहत शुरू की गई है।
इसका उद्देश्य है कि स्थानीय रेशम उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा बुनकरों को सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला धागा उपलब्ध कराना। और यह इकाई जो कि प्रतिदिन लगभग 20 किलोग्राम धागा उत्पादन करने में सक्षम होती है। और एरी रेशम को जो कि अहिंसा रेशम भी कहा जाता है, और यह मेघालय के पारंपरिक वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। याद रखेंगे, अहिंसा रेशम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में योवेरी मुसेवेनी योवेरी मुसेवेनी ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये हैं योवेरी मुसेवेनी। तो 4 विकल्प हैं इसमें। सही विकल्प हो जाएगा युगांडा। युगांडा, क्योंकि 12 मई 2026 को जो कि योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में ये लगातार 7वीं बार शपथ ली है। और वे जो कि वर्ष 1986 से युगांडा की सत्ता में है और अफ्रीका के लंबे समय से जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में भी शामिल हुए हैं। वहीं जनवरी 2026 के चुनाव में उन्होंने 71% से अधिक मत प्राप्त कर जीत हासिल की है। और उनका शपथ ग्रहण अगर देखें तो समारोह युगांडा की राजधानी कपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? हाल ही की बात है। 4 विकल्प है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने जो कि अप्रैल में संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य है इस नीति का कि कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। वहीं संपीड़ित गैस की बात करें तो यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है जिसे जैविक कचरे और कृषि अवशेषों से तैयार किया जाता है। इस नीति के तहत कुछ चीजें हैं, जैसे प्रत्येक जिले में सीवीजी सीवीजी मतलब यही संपीड़ित बायोगैस परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। कचरे का जैविक और अजैविक रूप से पृथक्करण अनिवार्य होगा। और सरकार ने जो कि वर्ष 2026-2027 के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। यह नीति स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ देखें तो प्रदूषण और कचरे की समस्या को भी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में आईओसी ने किस देश की एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? 4 विकल्प है, रूस, यूक्रेन, बेलारूस या फिर ईरान। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण हो अपडेट हो वो आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें हमें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।